ऐसे पेड़ में चली जाए जो हवा के उल्टे दिशा में हो। इससे उनकी भी रात आराम से कट जाती है। रात कट जाती है? वो पेड़ों में रहती है? हाँ मैडम। पर क्यों? वो तो मुझे ना मालूम मैडम, अब जैसी उनकी इच्छा। अच्छा ये बताओ कि कामिनी जी की कोई बेटी बेटी है क्या, या कोई रिश्तेदार जो यहाँ रहती हो? ना मैडम, इतने साल हो गए कामिनी चाची के लिए काम करते हुए, उनके रिश्तेदार के बारे में तो मैंने कभी ना सुना। कब से काम कर रहे हो तुम यहाँ? अरे जब से होश संभाला तब से ही काम कर रहा हूँ। मुझसे पहले हमारा बापू करता था, अब मैं करूँ। एक मिनट, तुम्हारे पापा भी कामिनी जी के लिए काम करते थे? हाँ, बचपन से तो यही देखा है। कभी कभी बापू मणे भी अपने साथ ले आते थे। मणे याद है, चाची के वो सफेद बालों को देखकर मुझे डर सा लगने लगा था। हाँ, सफेद बाल? तब तो कामिनी जी जवान होंगी ना, तो सफेद बाल कैसे? अरे ना ना मैडम, चाची तो तब भी ऐसी ही लगती थी। हमारा बापू तो बोलता था उनकी जवानी में भी चाची ऐसी लगती थी, मानो उनकी उम्र ही ठहर गई हो। अच्छा। वैसे अभी कहाँ मिलेंगी कामिनी जी? कॉटेज में तो नहीं दिखी। वो नए वाले पेड़ में होंगी। वही जो तुम कल काट रहे थे? हाँ मैडम, वही। ठीक है। अंजलि वहां से वापस तो चली आई, पर उसके दिमाग में ढेर सारे सवाल चल रहे थे। अजीब है, कोई इतने साल तक एक ही जैसा कैसे दिख सकता है? कुछ तो झोल है यहाँ। और अगर कामिनी जी का कोई रिश्तेदार ही नहीं है तो फिर वो टैटू वाली लड़की कौन है? उन्हीं को पूछती हूँ। तो अंजलि सीधी उसी पेड़ के पास पहुंच गई, पर अंदर के नजारे ने उसे चौंका कर रख दिया। जहां कल रात बस एक लालटेन रखे थे, आज वहां गद्दे लगे हुए थे। साथ ही पेड़ के अंदर बहुत सारी मोमबत्तियों के साथ साथ एक आईना भी रखा हुआ था। अंजलि उस पेड़ को देख ही रही थी कि उसे कामिनी ने टोक दिया। अरे आप, क्या बात हो गई? कोई तकलीफ तो ना हुई कॉटेज में? नहीं नहीं, मैं तो आपसे मिलने आई थी। मारे से मिलने? बताओ बताओ, के सेवा करूं थारी? एक्चुअली मैं तो पेड़ के अंदर की चीजें देख रही थी। ये सब यहाँ क्यों रखा है आपने? यो हमारा घर है तो सामान तो होगा ना। घर? आप यहाँ रहती हैं? पर क्यों? अरे अब हमारा क्या है मैडम, मैं तो कई सालों से ऐसे ही रहती आई हूँ। आज इस पेड़ में तो कल किसी और में। और वैसे भी कॉटेज में हमारे लिए जगह भी कहाँ है, तो इसीलिए मैं यहीं पेड़ों में रह लेती हूँ। अच्छा, इसलिए आप पेड़ों को ऐसे कटवाती हैं? अच्छा कामिनी जी, आप ये कॉटेज अकेले संभालती हैं? हाँ हाँ, सब मैं ही संभालूं। हेल्प करने के लिए किसी को रखा नहीं है आपने? लाइक आपके बच्चे या कोई रिलेटिव? ना जी ना, हमारे बच्चे ना हैं, और इस उम्र में तो रिश्तेदार भी ना बचे। और आपके हस्बैंड? अरे जब शादी ही ना की तो पति काहे का? पर आप इतने सवाल मुझ बुढ़िया से क्यों पूछ रहे हो? नहीं, वो कल रात को मैंने कुछ आवाजें सुनी थी। आवाजें? कैसी आवाजें? पता नहीं, अजीब सी थी। मैंने बाहर निकल के देखा भी था, पर कोई था नहीं, तो मुझे लगा आपको कुछ पता होगा। मैंने आपसे कहा था ना रात को कमरे की खिड़की बंद रखने को, आप मानी नहीं। पर उन आवाजों का मतलब क्या है? रात की बातें रात ही जाने मैडम। जो बातें हमारी समझ से बाहर हों उन्हें छेड़ा नहीं करते। लेकिन माफी चाहूंगी मैडम जी, मरने जाना पड़ेगा। आप लोगों का खाना भी बनाना है, चलती हूँ। कामिनी तो वहां से चली गई, पर अंजलि वहीं खड़ी उसे एक टक देखे जा रही थी। ये बुढ़िया कुछ तो छुपा रही है, क्योंकि अगर इसके कोई बच्चे नहीं हैं तो वो टैटू वाली लड़की कौन है?
और रात की उन आवाजों का क्या चक्कर है? रात को ही देखना पड़ेगा। जहां एक तरफ अंजलि इन बातों को सुलझाने में लगी हुई थी, वहीं विशाल दिन ढलते ही किचन में पहुंच गया। किचन में तो नहीं है। अरे आप, वो भी किचन में? कुछ चाहिए था के? नहीं नहीं, मैं तो बस ये देखने आया था कि खाना बनाया नहीं। चिंता मत करो सा, थोड़ी देर में आपका खाना बन जाएगा। ठीक है। अच्छा, वो यहाँ जो दूसरी केयरटेकर काम करती है वो कब आती है? रात को सा, वो रात के 1 बजे के बाद ही आती है। अच्छा ठीक है फिर। विशाल, हाँ अंजलि, तुम किचन में क्या करते रहते हो? खाने का पूछने आया था। वैसे तुम कहाँ गई थी? बस आसपास थी, कुछ चीजें देख रही थी। कैसी चीजें? अभी समझाया तो समझ नहीं आएगा, पहले मुझे कंफर्म कर लेने दो, फिर बताऊंगी। उस रात अंजलि और विशाल बिस्तर पर लेटे हुए मानो एक दूसरे के सोने का ही इंतजार कर रहे थे। जैसे ही रात गहराई और बाहर की आवाजें तेज हुई, अंजलि सीधा उस पेड़ के पास पहुंच गई जहां से कल रात उसने आवाजें सुनी थी। आवाज आज भी आ रही थी, पर बस उसी पेड़ से नहीं, बल्कि आसपास के सभी पेड़ों से जिनमें सुराख बने हुए थे। हाँ, ये हर पेड़ से अलग अलग आवाज आ रही है। इस पेड़ की आवाज कुछ और है और इस वाले पेड़ की कुछ और। ये सब क्या हो रहा है? हो ना हो, बुढ़िया को कुछ तो जरूर पता है, वो बस मुझे बता नहीं रही है। जाके उसी से पूछती हूँ। वैसे भी उसने ही कहा था कि वो रात को पेड़ों में ही रहती है, तो उससे बेटर इस बारे में कौन ही बता पाएगा। तो अंजलि कामिनी वाले पेड़ के पास पहुंच गई, लेकिन कामिनी तो वहां थी ही नहीं। अरे, ये बुढ़िया कहाँ चली गई? और ये पेड़ों को अंदर से इतना सजा के क्यों रखा है? हो ना हो, ये बुढ़िया कुछ तो कर रही है। अब मुझे ग्लव्स उतारकर सब कुछ देखना ही पड़ेगा। हाथ रखते ही कामिनी को अंदर बूढ़ी कामिनी बैठे हुई दिखी, जो अपनी साड़ी उतारकर नीचे रख रही थी। तो अंजलि को उसकी पीठ पर ठीक वैसा ही जलपरी का टैटू दिखा जैसा उसने उस पेड़ वाली लड़की की पीठ पर देखा था। तभी उस बुढ़िया की पीठ एकदम से बदलने लगी और पलक झपकते ही उसका पूरा शरीर किसी जवान औरत की तरह दिखने लगा। और फिर कामिनी का मुस्कुराता हुआ बूढ़ा चेहरा एक जवान लड़की के चेहरे में बदल गया। सब कुछ देखने के बाद जब अंजलि ने अपना हाथ पेड़ से हटाया तो थकान के मारे वो जमीन पर गिर पड़ी और वहीं बेहोश हो गई। वहीं दूसरी ओर विशाल अपना बिस्तर छोड़ किचन की ओर निकल गया था। ओह, तो आ गई तुम। मैं तो रोज ही आती हूँ। तुम बताओ, आज किचन में क्या करने आए हो? फिर से अपनी बीवी को ढूंढ रहे हो? नहीं, आज तो बस तुमसे ही मिलने आया हूँ मैं। कमाल हो तुम भी, शादीशुदा होने के बाद भी रात को एक पराई औरत से मिलने चले आए। तुमने ही तो कहा था तुम रात को आती हो। हाँ, पर मिलने थोड़ी बुलाया था। फाइन, लीव इट, आई एम सॉरी। बुरा बात जल्दी मान जाते हो तुम। हाँ, तुमसे ही सीखा है। कल तुम भी तो बुरा मान गई थी। अब बिना पूछे कपड़े उतार दोगे तो बुरा तो मानूंगी ना। अच्छा, और पूछ के उतारा तो? बातें मत बनाओ और ये बताओ कि क्यों आए हो मुझसे मिलने? वेल, कल रात तुम्हारा घर नहीं देख पाया था ना, तो सोचा आज देख लूं। सोचना पड़ेगा। हाँ, क्यों? कल तो तुम मुझे खुद अपने घर ले जा रही थी। हाँ, पर अब सोच रही हूँ तुम्हें घर तक ले जाना ठीक होगा या नहीं। क्यों? अब जो आदमी किचन में ही कपड़े उतारने लगे, वो घर के अंदर क्या क्या करेगा? तो तुम्हें कैसा डर? तुम तो वैसे भी आजाद हो। मैं तो हूँ, पर तुम्हारा क्या? तुम्हारी तो बीवी है ना। मुझे उसकी परवाह होती तो मैं रात को किसी लड़की के घर नहीं जा रहा होता।
आदतें अच्छी नहीं है तुम्हारी। कभी कभी शौक पूरा करने के लिए आदतें बुरी करनी पड़ती है। अब बताओ, कहाँ है तुम्हारा घर? आओ मेरे साथ। जहां कामिनी विशाल को अपने घर ले जा रही थी, वहीं दूसरी तरफ अंजलि अभी अभी बस होश में आई थी। मेरा शक सही था, ये सारा खेल इस बुढ़िया का रचाया हुआ है। वो टैटू वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि ये बुढ़िया ही है। दिन में केयर टेकर बनी फिरती है और रात को अपना रूप बदलकर लोगों का शिकार करती है। और ये आवाजें नहीं है बल्कि उन लोगों की आखिरी सांसें हैं जिनको इसने अपने जाल में फंसाकर मार डाला। हो ना हो ये कोई यक्षिणी ही है जिसने अपने सभी शिकारों की आखिरी सांसों को इन पेड़ों में कैद करके रखा हुआ है। इसलिए हर पेड़ से अलग अलग आवाजें आती हैं और जब रात की तेज हवाएं उन आवाजों को पूरे जंगल में फैला देती है तो उसे सुनकर वो बुढ़िया जवान हो जाती है। मुझे लगा था कि ये जगह अजीब है, पर मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि यहाँ इतना बड़ा गेम चल रहा होगा। Oh well, no worries. Let's put an end to it. गाड़ी की डिक्की खोलने का टाइम आ गया है। तो अंजलि भागती हुई अपनी गाड़ी के पास पहुंची और डिक्की में से केरोसिन निकालकर सभी सुराख वाले पेड़ों को जलाने की तैयारी करने लगी। वहीं विशाल कामिनी के साथ उसके घर पहुंच चुका था। ये तुम्हारा घर है? तुम पेड़ में रहती हो? हाँ, क्यों? क्या खराबी है मेरे घर में? देखो कितना खूबसूरत है। हाँ, खूबसूरत तो है, पर आई थिंक कल ही मैंने किसी को इस पेड़ में ये होल बनाते हुए देखा था। हाँ तो मतलब ये तुम्हारा असली घर तो बिल्कुल भी नहीं है, राइट? क्यों नहीं, बिल्कुल है। आज की रात यही मेरा घर है, तभी तो तुम्हें यहाँ लाई हूँ। क्या मतलब? तुम हर रात अपना घर बदलती हो? हाँ। अच्छा, फिर तो सामने वाले मोड़ के पास जो पेड़ है वो भी तुम्हारे घर होगा, क्योंकि उसमें भी ऐसा ही होल था। हाँ, पर वो घर किसी और रात के लिए था, जब मेरे साथ कोई और था। आज तुम हो, तो आज की रात के लिए मेरा घर ये है। अच्छा, तो ये बताओ, तुम उन लोगों के साथ क्या करती हो जो तुम्हारे घर तक आते हैं? मैं क्या करूंगी? जो करते हैं वही करते हैं। और तुम उन्हें रोकती नहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो इसका मतलब अगर अभी मैंने तुम्हारे साथ कुछ किया तो तुम मुझे नहीं रोकोगी? अब और भी कुछ करना रह गया है क्या? कपड़े तो कल ही उतार दिए थे तुमने। पूरे नहीं उतारे थे। तो पूरे उतारने के लिए वापस किचन में ले जाओगे? नहीं, वो काम तो यही हो जाएगा। सोच लो, इस गलती के लिए माफी नहीं मांग पाओगे। जो गलतियां दोबारा करने का मन करे उनके लिए माफी कौन मांगता है? जहां एक तरफ विशाल कामिनी में खो चुका था, वहीं अंजलि एक एक करके सभी पेड़ों को जलाए जा रही थी और कुछ ही देर में उसका असर कामिनी पर भी होने लगा था। पेड़ों के जलते ही उसकी पीठ धीरे धीरे झुलसने लगी थी, मानो वो अपने असली रूप में आ रही हो। लेकिन विशाल को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। जैसे जैसे वो सारे पेड़ जल रहे थे, उनमें से आवाजें आनी भी बंद होती जा रही थी, सिवाय एक के। हाँ, ये तो वही कामिनी वाला पेड़ है ना? इससे आवाजें क्यों आ रही हैं? कल तो इसमें से कोई आवाज नहीं आ रही थी, फिर आज क्यों? कहीं इसने कल रात को ही तो कुछ। हाँ, लगता है इसे भी जलाना ही पड़ेगा। और अब विशाल को कामिनी कुछ कुछ अलग सी दिखने लगी थी। हाँ? अरे ये तुम्हारे बाल सफेद से क्यों लग रहे हैं? ये तुम्हारे हाथ ऐसे काले से? हाँ? ये तो विशाल की आवाज है। शिट! अंजलि भागती हुई अभी पेड़ के सामने पहुंची ही थी कि अंजलि,
अंजलि वो मैं विशाल, जस्ट डोंट। यार वो केयरटेकर लाई थी मुझे यहाँ। अंजलि, शी इज नॉट ह्यूमन, शी इज। मुझे अच्छे से पता है विशाल कि वो क्या है, एंड थैंक्स टू हर अब मुझे ये भी पता चल गया है कि तुम किस तरह के इंसान हो। अंजलि यार, ट्रस्ट मी, वो लड़की मुझे यहाँ लेके आई थी। अच्छा, फिर तो कपड़े भी उसी ने उतारे होंगे तुम्हारे, है ना? अंजलि यार, मेरा यकीन करो। इनफ विशाल, अब और झूठ मत बोलो। तुम अच्छी तरह से जानते हो, अगर मैंने तुम्हें अपने हाथों से छू लिया ना तो जस्ट डोंट। अंजलि, आई एम सॉरी अंजलि। अंजलि। उस रात 3 लोग अपनी किस्मत पर रो रहे थे। अंजलि धोखा खाने के गम में, विशाल शायद पकड़े जाने के गम में, और कामिनी अपनी जवानी छिन जाने के गम में। खिड़कियों और रोशनदानों में काला कपड़ा लगा दिया था ताकि कमरे में रोशनी ना आए, मानो उसके बाप को रोशनी से चिढ़ हो गई हो। चिंटू ये सब समझ तो नहीं पा रहा था, पर उसे ये बातें अजीब जरूर लगने लगी थी। पर आज जो हुआ उससे चिंटू को पूरी तरह समझ आ गया कि उसके बाप के साथ कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ चल रही है। आज क्या हुआ? ट्यूशन कैंसिल होने के कारण आज चिंटू जल्दी घर चला आया। घर पहुंचने पर उसे घर में वैसा ही अंधेरा दिखा, पर आज बाप टीवी नहीं देख रहा था, तो उसने सोचा लाइट जलाकर कमरे में पढ़ाई कर ले। पर जैसे ही चिंटू ने कमरे की लाइट जलाई, उसका बाप झल्लाकर चिंटू से लाइट बंद करने की जिद करने लगा। लाइट बंद कर लाइट। पर जब उसने अपने हाथ कंबल से बाहर निकाले तो चिंटू ने कुछ ऐसा देखा जिसने उसके होश उड़ा दिए। उसका पूरा हाथ मानो एक पेड़ की टहनी की तरह था जिस पर कई दिनों से काई जमी हो। पापा, बोला ना लाइट ऑफ कर, वरना अगर एक बार मैंने तुझे छू दिया तो तू भी जिंदगी भर के लिए मेरे जैसा हो जाएगा। उसके बाद चिंटू ने घबराकर कमरे की लाइट ऑफ कर दी। तभी उसके बाप ने कहा, टेबल पे पैसे पड़े, जा दारू लेकर आ। चिंटू को अब भी समझ नहीं आ रहा था कि उसने आखिर देखा क्या था, पर तभी उसे एक और झटका लगा। जैसे ही उसने नोट की तरफ नजरें घुमाई, उसका शरीर ठंडा पड़ गया, क्योंकि उस नोट पर भी अब पेड़ पौधे उगने लगे थे, मानो वो काई उसके पूरे घर में फैल रही हो। तो बस इसी के बाद वो भागा भागा हमारी दुकान पर आ गया। भैया, ये चिंटू के बाप को हुआ क्या है? पता नहीं, देखना पड़ेगा, पर उससे पहले मेरी बात ध्यान से सुन। हाँ। जैसे ही हम ऊपर जाएंगे और दरवाजा खोलेगा, अगर तुझे अंदर कुछ भी ऐसा दिखे जो इंसानों जैसा ना हो तो फौरन दुकान भाग जाना। अरे भैया, पर यह समय बहस करने का नहीं है बंटी, जितना कह रहा हूं उतना मान। अरे भैया, पर आपको कुछ हो गया तो? अरे इसलिए तो तुझे भागने को बोल रहा हूँ, कम से कम तू लोगों को तो इस बारे में बता पाएगा। पर भैया। बंटी बस, बहुत बातें हो गई, अब हमें चलना चाहिए। उसके बाद हम दोनों सीढ़ियां चढ़कर घर के दरवाजे तक पहुंच गए। जहां भैया ने बंदूक अपने हाथों में रख ली थी, वहीं डर के मारे मेरी जान निकली जा रही थी। तभी भैया ने आवाज लगानी शुरू की, मनोज, है मनोज। पर अंदर से कोई आवाज नहीं आई। तो भैया ने दोबारा आवाज लगाई, मनोज। कौन है बे? मैं राजू। तू क्यों आया है यहाँ? और वो चिंटू कहाँ है? वो उसे कुछ काम आ गया था तो मैं लेके आ गया तेरे दारू। हाँ हाँ ठीक है, यहाँ पे टेबल पे रख के चला जा। पैसे मिल गए ना? हाँ पैसे तो मिल गए, पर मैं अंदर नहीं आ सकता। एक काम कर, तू बाहर आके ले ले। मैं कोई बार बार नहीं आ रहा, तेरे को अंदर रखना है तो रखते आके, नहीं तो जा। नहीं नहीं, ऐसे कैसे वापस चला जाऊं? तूने पैसे दिए हैं, ले ले अपनी दारू। ठीक है, आता हूँ। उसके बाद मैं और राजू भैया उसके आने का इंतजार करने लगे। उसके कदमों की आहट धीरे धीरे दरवाजे के करीब आ रही थी, और दरवाजा खुलते ही जो मैंने देखा उसने मेरे होश उड़ा दिए, और मैं बिना कुछ सोचे समझे वहां से भाग निकला। कुछ दूर भागने के बाद जब मैं रुका तो मुझे दोबारा वही नज़ारा याद आ गया जो मैंने दरवाजे के खुलने पर देखा था। हमारे सामने जो भी खड़ा था वो मनोज तो बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि उसका पूरा शरीर मानो किसी पेड़ की तरह था। एक ऐसा पेड़ जिस पर कई सालों से काई जमी हुई हो। पर इससे भी खौफनाक उसका सर था। उसका सर पूरी तरह से हरा हो चुका था और आंखें काली, और तो और उसकी गर्दन से
एक और सर भी बाहर आ रहा था, मानो उसके शरीर का हर हिस्सा पेड़ की तरह बढ़ रहा हो। मैं ये सब याद ही कर रहा था कि मुझे गोलियों की आवाज़ सुनाई पड़ी। उन गोलियों की आवाज़ सुनते ही मैं भागकर दुकान चला आया और खुद को दुकान के अंदर छुपा लिया। तभी चिंटू बोला, भैया क्या हुआ? आप ऐसे हाफ क्यों रहे हो? और वो राजू भैया कहाँ है? भैया क्या हुआ? पापा कहाँ है? और राजू भैया वो कहाँ है? आते होंगे। तू यहीं बैठा रहे। पर वो आपके साथ क्यों नहीं आए? बस चुप करके बैठा रहे। मैं चिंटू को समझा ही रहा था कि तभी कोई दुकान का दरवाजा खटखटाने लगा। भैया राजू भैया हैं क्या? दरवाजा खोले। चुप चुप। खटखटाने की आवाज लगातार आ रही थी, पर मैं चिंटू को चुप करवाकर बैठा हुआ था, क्योंकि मैं अभी भी ये नहीं जानता था कि दरवाजे पर राजू भैया थे या फिर वो मनोज। तभी अरे चिंटू, तू अंदर ही है ना? ला, मेरी दारू दे दे।